आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ही देर में सपा का हाथ थामने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर जुटे बागी विधायक और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह भी मौके पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर लगातार उनके समर्थक जुट रहे हैं और इसी के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ही देर में सपा का दामन थामने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर सभी बागी विधायकों का जमावड़ा लग चुका है और इसी के साथ में जानकारी ये भी दे दें कि धर्म सिंह सैनी सहित कई जो बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी में लगातार कुछ दिनों से जारी घमासान के बीच आज स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थामने जा रहे हैं और जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था तभी उन्होंने कहा था कि जो भी तस्वीर होगी वो 14 जनवरी को साफ होगी और इसी के तहत अब स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ ही देर में सपा का दामन थामने वाले हैं। और इसी के साथ में इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी। त्रिशूल जी, जो घमासान अभी उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है और अब कुछ ही देर में जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, किस तरीके से लेते हैं आप इसे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, बीजेपी का टूटा है भ्रांति और भाजपा अंत का है शंखनादी। तो निश्चित रूप से संघ के लिए भी कल जिस तरह से उन्होंने गलत बयानी की और निश्चित रूप से अब पूरी तरह से बागी तेवरों में इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं और एक बड़े धड़े को तोड़ने में कामयाब हुए हैं। 3 मंत्री मिलकर और बाकी कुछ विधायक भी उनके साथ हैं और अब नया खुलासा क्या होगा इस बात का इंतजार किया जा रहा है। जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट पर पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव वहीं हैं और अभी अभी उनसे मिलने भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं। अब कुछ ही देर में स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का दामन थामेंगे और ये देखना होगा कि उनके साथ कौन कौन लोग ऐसे हैं जो नाम नहीं खुले हैं अब तक और जो एक चौंकाने वाला खुलासा होगा उसका इंतजार अभी बाकी है। जो वो कह रहे थे कि सस्पेंस 14 तारीख तक बरकरार रहेगा, तो वो सस्पेंस क्या है ये अभी बस कुछ ही क्षणों में ये इंतजार खत्म हो जाएगा। ये सस्पेंस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नागरिक और मतदाताओं से ज्यादा इस सस्पेंस भाजपा के लिए है। दरअसल जिस तरह से लगातार 3 दिन से अपने क्रियाकलापों से और सियासी चालों से भाजपा को चौंकाते रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उससे देखना होगा कि जब दामन थामते हैं तो उनके साथ और कौन कौन लोग ऐसे हैं जिनका नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बिल्कुल। और त्रिशूल जी, बात ये भी है कि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक वहां पर मौजूद हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए कड़ी क्षति हो सकती है। समर्थक जो मौजूद हैं ये तो अब किस दृष्टिकोण से मौजूद हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, जिस तरह की गाइडलाइन का पालन करना है। अगर नियम टूटते हैं तो वो केस भी लग सकता है कहीं ना कहीं उल्लंघन का। तो अब ऐसे में जो है उनके कार्यकर्ता हैं उनको इस बात से ध्यान रखना होगा कि राजनीति के अलावा जो कोरोना है उसका भी ध्यान रखना होगा। बहरहाल जब जुड़ेंगे कुछ ही देर में स्वामी प्रसाद मौर्य आधिकारिक रूप से सपा से, तब क्या बड़ा सस्पेंस का खुलासा होता है। वो कौन कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे अभी तक हैं और एकदम पर्दे के सामने आ सकते हैं, क्योंकि हर बड़ा राजनेता है जिससे ये पूछा जाता है भाजपा में, वो यही कह रहा है कि ये गलत है और ऐसा नहीं होगा। धर्म सिंह सैनी भी यही कह रहे थे, लेकिन एकदम पाला बदलना, तो अब एकदम पाला बदल कौन सकता है, इसके लिए सस्पेंस है। जैसे ही दामन थामेंगे वैसे ही पता चलेगा कि उनके साथ कौन कौन लोग हैं और इस खुलासे के इंतजार में सबसे ज्यादा कोई है तो वह है भाजपा। बिल्कुल, ये बात त्रिशूल जी, बात ये भी है कि जिस तरीके से इतना कुछ हो गया, इतने सारे दिग्गजों ने पार्टी छोड़ दी, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़ी अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया गया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर ही इसको लेकर कोई रणनीति बना रही है? देखिए, निश्चित रूप से रणनीति तो बीजेपी बड़ा पॉलिटिकल कैंपेन चलाती रही है पिछले 10-12 वर्षों से। तो बीजेपी को यह अनुभव है कि पॉलिटिकल कैंपेन को कैसे हैंडल करना है और डैमेज को कैसे हैंडल करना है, इसमें भी माहिर हो चुकी है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी में एक खासियत है सबसे बड़ी कि अगर कोई छोटी से छोटी घटना कहीं होती है राजनीतिक तौर पर,
तो उसमें सीधा एकदम दिल्ली से पूरा उनका वहां पर दखल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक दलों में ऊपर तक बात पहुंचते पहुंचते समय लग जाता है, लेकिन जिस तरह से 3 दिन में जैसे ही घटनाक्रम हुआ और तुरंत बीजेपी एक्टिव हुई और केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे फॉलो करना शुरू किया चीजों को कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ हो रही है और कहां कहां क्या क्या गड़बड़ होने वाली है, तो निश्चित रूप से डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव है तो चुनाव में कीचड़ न उछले और दामन खराब न हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यह अंदेशा नहीं था कि पॉलिटिकल कैंपेन में सबसे ताकतवर रूप से उभरी हुई बीजेपी के साथ ऐसा हो जाएगा, यह अंदेशा नहीं था। और यह अंदेशा जैसे ही सामने आया तो कहीं ना कहीं बीजेपी अब उस डैमेज को रोकने की तैयारी में भी है, लगातार प्रयासरत है। लेकिन अब स्वामी क्या खेल करेंगे ये अभी कुछ ही देर में सामने आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से जो उन्होंने त्रिशूल जी जो ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ट्वीट में साफ तौर पर बीजेपी पर भी निशाना साधा। जैसा कि आपने भी ये बात अभी दोहराई थी कुछ ही देर पहले, उन्होंने कहा था कि 14 जनवरी मकर संक्रांति, स्वामी का बजा बिगुल क्रांति, और इसी के साथ में उन्होंने आगे लिखा कि बीजेपी की टूटी है भ्रांति, भाजपा का अंत है शंखनादी। तो ये जो जिस तरीके से वो भाजपा पर लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी एक तगड़ी राजनीति इस विधानसभा चुनाव में खेली है, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से छोटे छोटे दलों के साथ में जुड़ रहे हैं और अब बीजेपी से भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो बीच में नेताओं की जो जाने का वहां पर सिलसिला है, तो वो उनकी भी रणनीति मजबूत दिखाई दे रही है। देखिए पूजा, ये सियासी जो चालें हैं इनको समझा नहीं जा सकता। उनकी जो पुत्री हैं संघमित्रा मौर्य, वो बीजेपी की सांसद हैं और वो बीजेपी को और आरएसएस को सांप और नाग बता रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आता कि आखिर क्यों बीजेपी कार्रवाई करने से उन पर डर रही है, या फिर ये सीधे सीधे क्यों नहीं कह रही है कि आप उनकी वजह से, अपने पिता की वजह से पार्टी में आई थी तो समझाइए उन्हें। लेकिन अब ये सियासत है, सियासत के पीछे सियासत में दरअसल प्याज के छिलकों की तरह होती हैं चालें, उतरती जाती हैं और अंत तक पता नहीं चलता कि कौन सी चाल कब कहां किसके इस्तेमाल की है और कब कहां कौन सी चाल कुचाल बन जाए। ये सब राजनीति में जो वर्तमान होता है वही स्थायी होता है, और राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का स्थायी शत्रु नहीं होता। तो अब निश्चित रूप से ये सियासत है और सियासत की वो चालें सब देख रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात कि जो पोषण आम जनता को मिलना है और जो मतदाता के रूप में नागरिक कहीं लाभान्वित होना है, उसके हित ऐसे में कहीं ना कहीं अनदेखे रह जाते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही गहरा रहता है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्य धारा में आ जाएंगे, कल शायद क्या पता सपा छोड़ के फिर भाजपा में आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वर्तमान में राजनीति ने पूरे रोचकता बना के रखी है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस समय। बिल्कुल, और त्रिशूल जी बात यही नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चुनाव है, चुनाव तो अन्य 4 राज्यों में भी हैं। जैसे कि पंजाब की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, गोवा की बात की जाए, मणिपुर की बात की जाए, लेकिन वहां पर शांति बनी हुई है, वहां से राजनीति इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि जो की तवज्जो उत्तर प्रदेश में दी जा रही है। देखिए मैच कई स्टेडियम पे होते हैं, लेकिन जब ईडन गार्डन पे मैच होता है तो चर्चाएं होती हैं, जब वानखेड़े में मैच होता है तो चर्चाएं होती हैं, जब सिडनी मेलबर्न में मैच होता है तो क्रिकेट का चर्चाएं होती हैं। दरअसल ये जो पॉलिटिक्स का मैच है, जब उत्तर प्रदेश की पिच पर हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की वो पिच है जो पॉलिटिक्स का पावर हाउस जिसे कहा जाता है। वहां अगर कुछ किसी पार्टी को थोड़ा भी करंट आता है तो आप समझ लीजिए झटका दिल्ली तक आता है और दिल्ली तक सरकारें हिल जाती हैं। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की पिच पर पॉलिटिक्स का जो मैच इस समय चल रहा है वो इतना गहन सियासी और इतना गहन रोचक है कि पल पल उस पे सभी पूरे देश की नजरें लगी हुई है कि इस मैच में आने वाला मोड़ क्या होगा, आने वाला मोड़ कहां पे जाएगा। तो अब ऐसे में उत्तर प्रदेश जो पूरी राजनीति को प्रभावित करता है और दिल्ली तक को प्रभावित करता है, तो वहां पर नजर लगना बहुत जरूरी है। प्रभाव तो पड़ता ही है। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि विपक्षी दल के छोटे छोटे जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतर रहे हैं, और साथ ही सपा का भी जिस तरीके से रुख है, आपको लगता है कि बीजेपी इन विधानसभा चुनावों में एक प्रदर्शन 2017 की तरह कर पाएगी? ये
ये कहना बहुत आसान नहीं होगा इस समय। और 2017 की बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी थीं कि मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे, उसके बाद जो मुस्लिम और जाट समीकरण था, वो पूरा एकदम अलग अलग दिशाओं में चल रहा था। लेकिन उसका फायदा बीजेपी को हुआ और एक ध्रुवीकरण हो गया और बीजेपी का उस समय एक माहौल बना पूरे देश में। और उत्तर प्रदेश 2014 के बाद और 2017 में जो चुनाव आए तो लगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि 2 साल से कोरोना है और 2 साल से ये किसान आंदोलन जो चल रहा है 1.5 साल से, तो अब ये सब वापसी भी हो चुकी है सब कृषि कानूनों की। लेकिन बावजूद इसके जो एंटी इनकम्पेंसी पैदा हुई है उसका भी कोई खतरा नहीं था, जिस तरह रैलियां लगातार कर रहे थे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व। लेकिन जैसे ही ये मंगलवार से जो अमंगल हुआ है बीजेपी के लिए, इसने बड़ा सियासी खतरा पैदा कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा, उत्तर प्रदेश में मतलब देश में पूरे में ही होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक स्विंग वोटर है, उसकी बड़ी प्रतिशत है स्विंग वोटर की, और वो स्विंग वोटर तकरीबन 25% के आसपास है पिछले चुनावों की हम बात करें तो। और उसका आंकड़ा अगर निकाला जाता है तो वो आंकड़ा 41% बीजेपी के साथ गया था उस समय। अब वो स्विंग वोटर कहाँ जाता है? जो कमिटेड वोटर बीजेपी का है, जो कमिटेड वोटर सपा का है, जो कमिटेड वोटर बसपा का है, वो तो निश्चित रूप से बसपा और सपा और बीजेपी के पास जाएगा। लेकिन अब फ्लैक्चुएशन पैदा हुआ है कांग्रेस के आने से, तो वो कहाँ से वोटर पैदा होगा? बिल्कुल, ये बात तो है ही। ये तो आने वाला, बिल्कुल त्रिशूल जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो उत्तर प्रदेश की अभी जो राजनीति चल रही है उसका अंतिम पड़ाव क्या होने वाला है। शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी घमासान चरम पर है और इसी के साथ में जो ट्वीट में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और वो अब कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।